5वीं क्लास प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के बाद रेखा ने मॉडर्न पब्लिक स्कूल में 6ठी क्लास से एडमिशन लिया था। जब वो क्लास में गई तो उसे काफी सारे नए चेहरे नजर आए। क्लास शुरू होने से पहले एक लड़की जो कि लगभग रेखा की ही उम्र की थी, उसके बराबर में आकर बैठी। हेलो, न्यू एडमिशन? हाँ, क्या तुम भी नई हो? नहीं, मैं फर्स्ट क्लास से यहाँ पढ़ रही हूँ। दैट्स ग्रेट। क्या नाम है तुम्हारा? आई एम सीमा। सीमा, अच्छा नाम है तुम्हारा। मेरा नाम रेखा है। शुक्रिया, तुम भी बहुत अच्छी हो। चलो, अच्छा हुआ कि तुम जैसी दोस्त भी पहले दिन ही मिल गई, वरना नया स्कूल, नई क्लास, किसी से बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। इस तरह पहले दिन से ही सीमा और रेखा में खासी बातचीत हुई। लंच में वो दोनों गार्डन में गई और एक साथ खूब खेली, और जब छुट्टी के टाइम बाहर निकली तो पता चला कि उनका घर भी एक ही रास्ते पर था। सीमा का एक गली पहले और रेखा का अगली गली में था, इसलिए वो घर के लिए भी एक साथ ही बातें करते हुए निकल पड़ी। स्कूल के अलावा अब उन दोनों का एक दूसरे के घर जाने का सिलसिला भी शुरू हुआ। सीमा जब पहली बार रेखा के घर गई तो उसको पता चला कि रेखा की मम्मी नहीं है, वो अपने पापा के साथ ही रहती है। फिर उसने रेखा को भी घर आने के लिए इनवाइट कर दिया। संडे के दिन रेखा उसके घर पर पहुंची। रेखा को सीमा की मम्मी मालती से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसने दोनों सहेलियों को एक साथ खाना खिलाया और रेखा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। आंटी जी, आप बहुत अच्छी हैं। जिस तरह से आप मेरा यहाँ ध्यान रख रही हैं, मेरी मम्मी भी उसी तरह रखा करती थी। आज आपने मुझे उनकी याद दिला दी। अरे यार, तो इमोशनल क्यों हो रही है? मेरी मम्मी तेरी मम्मी से अलग है क्या? ये ठीक कह रही है रेखा बेटा, तुम मुझे भी अपनी मम्मी के ही जैसा समझना। आज से मुझे आंटी नहीं, मम्मी ही बुलाया करना, और जब भी मम्मी की ज्यादा याद आए बेझिझक होकर यहाँ चली आना। थैंक यू मम्मी। सुनकर मालती ने रेखा और सीमा दोनों को एक साथ गले लगा लिया। रेखा बहुत ही खुश रहने लगी थी क्योंकि उसको बहन के रूप में सीमा और माँ के रूप में मालती मिल गई थी। दोनों एक दूसरे को सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार करने लगी थी। इसी तरह जितने साल बीतते गए, उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। अब दोनों काफी बड़ी हो चुकी थी और 12वीं क्लास के एग्जाम होने वाले थे। तुझसे मिले 7 साल होने को आए। हमारा टाइम कितना अच्छा था ना, पता ही नहीं चला कब हम इतने बड़े हो गए। सही कहा, अब बड़े हो गए तो कुछ बड़ा एम भी रखना ही पड़ेगा। मैंने तो सोच लिया है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकर अपनी आगे की स्टडी करूंगी। क्या? सच में? तू मुझे छोड़कर दिल्ली जाएगी? यार, मेरा सपना है, जाना तो पड़ेगा ही ना। वैसे तेरा भी तो कोई सपना होगा, जरा बता, तूने क्या सोचा है? मेरी पढ़ाई तो यही ठीक ठाक चल रही है। मेरा सपना है तेरे ही साथ स्टडी कंप्लीट करूं और तुझे दुल्हन बनकर अपनी आंखों के सामने फेरे लेते हुए देखूं। उसके मुंह से ये बात सुनकर सीमा इमोशनल हो गई और बोली, तू कितनी प्यारी है मेरी बहन, तूने अपना सपना तक मुझसे जोड़ा हुआ है। तुझ जैसी दोस्त नसीब वालों को ही मिलती है। दिल्ली जाकर मुझे भूल मत जाना। मैं कहीं नहीं जाने वाली तुझे छोड़कर। मैं तो बस देख रही थी कि मुझसे अलग होने की बात सुनकर तू क्या रिएक्शन देती है। सच में तू नहीं जा रही? नहीं जाने वाली मैं कहीं भी। तेरा और मेरा रिश्ता तो आखिरी सांस तक चलेगा। ये सुनकर रेखा ने उसको कसकर गले लगा लिया। अगले कुछ सालों के बाद दोनों की स्टडी भी कंप्लीट हो गई और उनके घर वाले उनके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। सीमा की कुंडली एक लड़के से मिली और उसकी शादी की डेट भी फिक्स हो गई। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है, अब तू यहीं मेरे पास रुक जा, शादी तक यहीं रहना, ओके? क्यों नहीं, आखिर तुझे दुल्हन बनकर फेरे लेते हुए भी तो देखना है। हाँ यार, तेरी इन ख्वाहिशों की वजह से ही तो मैंने शादी के लिए हाँ की है, वरना मेरी क्या उम्र थी शादी करने की। दोनों एक साथ हंसने लगी। शादी का दिन भी करीब आ गया। दुल्हन को पूरी तरह तैयार कर दिया गया और फिर रेखा उससे बोली, यार तू तो एकदम राजकुमारी लग रही है, अब जरा मैं भी तैयार होकर आऊं? तो तुझे किसने रोका है? यहीं तैयार हो जा, जा कहाँ रही है? अरे मेरे कपड़े दूसरे रूम में रखे हुए हैं, मैं वहीं से तैयार होकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, मैं मंडप पर भी तेरे साथ ही जाऊंगी। पता है यार, मैं भी तुझे मेरे बिना नहीं जाने दूंगी। कहकर रेखा वहां से चली गई और तैयार होने में लग गई। उसी टाइम एक सांप खिड़की से उसके कमरे में आ गया। रेखा ने उस पर ध्यान नहीं दिया और जल्दबाजी में तैयार होने में लगी रही। तभी वो सांप उसके पैर के पास आया और उस कमरे के बाहर रेखा की दर्दनाक आवाज पहुंची, आह! ये सुनकर बाहर से गुजर रहे लोग चौंक पड़े। सीमा को अंदाजा हुआ कि वो आवाज रेखा की है।
वो भागकर उसके कमरे में गई और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। उसके साथ घर के कुछ मेंबर्स भी वहां पहुंचते हैं। रेखा रेखा रेखा, ये तुझे क्या हो गया? तू तो नीली पड़ती जा रही है। रेखा ने खिड़की से बाहर निकलते हुए सांप की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे उस सांप ने काट लिया। तुझे कुछ नहीं होगा। मैं अभी तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मम्मी पापा को बुलाओ, इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। नहीं, अब मैं कुछ ही टाइम की मेहमान। तू चुप कर, कुछ नहीं होगा तुझे। कोई बात नहीं सीमा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुझे दुल्हन बनकर फेरे लेते हुए देखूं, और वो ख्वाहिश आज पूरी जरूर होगी। क्या तू मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहती? सीमा की आंख से आंसू निकल पड़े और वो रोते हुए बोली, मेरी बहन, मैं जरूर तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी आखिरी सांसें एम्बुलेंस में खत्म हो। मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी को होते हुए देखकर मेरी आंखें बंद हो। ऐसा ही होगा मेरी बहन, कहकर सीमा अपने पापा से कहती है, पापा रेखा को संभाले। उसके पापा रेखा को गोद में लेकर चलते हैं और उसके बराबर में सीमा दुल्हन बनी हुई मंडप तक पहुंचती है। रेखा के सामने ही सीमा फेरे लेती है और सभी उनकी इस दोस्ती को देखकर इमोशनल नजर आते हैं। फिर मंगलसूत्र पहनने के तुरंत बाद ही सीमा रेखा से बोलती है, देख रेखा, मेरी शादी हो गई, अब तो तू खुश है ना? हाँ, मैं खुश हूँ। अब बस मरते दम तक तेरे साथ रहूंगी, वही ख्वाहिश रह गई है। इस घर से तेरी डोली और मेरा जनाजा एक साथ उठेगा। नहीं, अब मैं और नहीं रुकूंगी। मैं अभी तुझको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। अरे पागल, तूने तो मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अब मैं चली भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं है। इतना कहते ही रेखा पूरी तरह नीली पड़ गई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। सीमा ने रोते हुए उसको गले लगा लिया और फिर वही हुआ। सीमा की डोली और रेखा की अर्थी एक साथ उस घर से निकली। जो भी उनको देखता सीमा और रेखा की दोस्ती की मिसाल देता। अरे सुनती हो टीना और लीना, आज कढ़ी चावल राजमा और खीर का रायता बनाना मसाला डाल के। ठीक है चोटी वाला सेठ। चोटी वाला सेठ के ये कहते ही टीना और लीना खाना बनाने में जुट जाती हैं और फिर ग्राहकों के आने का समय हो जाता है। ग्राहक खाना खाने के लिए आने लगते हैं। चोटी वाला सेठ, खाना मिलेगा क्या? मिलेगा, जरूर मिलेगा, मसाला डाल के। आप तशरीफ तो रखिए। चोटी वाला सेठ ये कह रहा होता है कि तभी वहाँ गणेशी अपने ऑटो रिक्शा में सवार होकर आता है। उसे देखते ही चोटी वाला सेठ खुश होते हुए कहता है, वेलकम वेलकम, आओ, तुम्हारा हार्दिक वेलकम है मसाला डाल के। आज तो हमारी बहन टीना ने कढ़ी चावल राजमा बनाया है ना सेठ, मसाला डाल के। हाँ, बिल्कुल बनाया है मसाला डाल के। एक दिन चोटी वाला सेठ टीना और लीना को उनका वेतन दे रहा होता है तो अचानक लीना उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहती है, आपने इस टीना को मुझसे ज्यादा पैसा क्यों दिया चोटी वाला सेठ? क्योंकि ये तुमसे ज्यादा जायकेदार खाना बनाती है मसाला डाल के। ये सुनकर लीना चुप हो जाती है और उसके मन में टीना के लिए जलन पैदा हो जाती है। वो मन ही मन कहती है, सब इस टीना की बनाई कढ़ी चावल और राजमा की बड़ाई करते हैं और ये चोटी वाला भी इसको मुझसे ज्यादा वेतन देता है। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा मसाला डाल के। टीना अपनी सास शारदा और 9 साल की बीमार बेटी अंकिता के साथ रहती थी। उसकी बेटी अंकिता को अक्सर दौरे पड़ते रहते थे और उसका इलाज चल रहा था। एक दिन टीना चोटी वाला सेठ के ढाबे पर खाना बनाने में लगी हुई थी कि तभी उसकी सास शारदा भागते भागते वहां आती है। शारदा टीना से कहती है, अरे बहू, अंकिता को दौरा पड़ा है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है, जल्दी से कुछ पैसे दे दो। ये सुनकर टीना परेशान हो जाती है और चोटी वाला सेठ को अपनी परेशानी बताती है, मगर चोटी वाला सेठ उसे पैसे देने से साफ मना कर देता है। मैं तुमको वेतन दे सकता हूँ, एडवांस में पैसा बिल्कुल नहीं दे सकता। मसाला डाल के, मेरे पास काम करना है तो करो, वरना घर जाओ मसाला डाल के। ये सुनकर टीना की जुबान पर ताला लग जाता है, मगर लीना के दिमाग का ताला खुल जाता है। कुछ देर बाद चोटी वाला सेठ किसी काम से बाहर जाता है
तो लीना मौका देखकर ढाबे के गल्ले पर झट से हाथ साफ कर लेती है। फिर कुछ देर बाद चोटी वाला सेठ वापस आता है तो खाली गल्ला देखकर चौंक जाता है। पैसा कहाँ गया मसाला डाल के? गल्ले का सफाया किसने किया मसाला डाल के? ये कहकर चोटी वाला सेठ टीना और लीना को आवाज देता है। टीना, लीना, अरे जल्दी से इधर आओ, मसाला डाल के यहाँ बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। टीना और लीना भागते हुए चोटी वाला सेठ के पास आती हैं। उन्हें देखते ही चोटी वाला सेठ उन पर गुस्सा दिखाते हुए कहता है, हमारे गल्ले पर तुम में से किसने हाथ सफा किया मसाला डाल के? जिसको पैसा की जरूरत थी वही करेगी। इस टीना ने गल्ले से पैसा उड़ाया है चोटी वाला सेठ। क्या तुम देखा मसाला डाल के? और नहीं तो क्या, अपनी आंखों से देखा था मैंने। ये सुनकर चोटी वाला सेठ टीना पर आग बबूला हो जाता है। तुम अभी का अभी मेरे ढाबे से निकल जा चोरनी, अब मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता मसाला डाल के। पर चोटी वाला सेठ, मैंने चोरी नहीं की, ये लीना मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। ये कहकर टीना चोटी वाला सेठ को बहुत समझाने की कोशिश करती है, मगर वो टीना को धक्के मारकर ढाबे से बाहर कर देता है। टीना जाते जाते चोटी वाला सेठ से कहती है, देखना तू एक दिन बहुत पछताएगा चोटी वाला सेठ। चुप कर चोरनी कहेंगी, भाग यहाँ से, वरना तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा मसाला डाल के। ढाबे से काम छूट जाने पर टीना पर परेशानियों का बोझ पड़ जाता है। डॉक्टर उसकी बेटी अंकिता की हालत देखकर कहता है, देखिए टीना जी, आपकी बच्ची को कुछ दिन के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। जब तक इसकी हालत में सुधार नहीं आता, ऐसा करना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पैसे का कुछ इंतजाम कर लेती हूँ। अब टीना बेटी का इलाज कराने के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए दिन रात एक कर देती है, मगर उसे कहीं से भी पैसा नहीं मिलता। तभी एक दिन उसका भाई गणेशी उसके लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर आता है। गणेशी उसके घर के सामने अपना ऑटो रिक्शा खड़ा करके उसके पास आकर कहता है, टीना बहन, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ। फिर तुम्हारे इस ऑटो रिक्शा का क्या होगा भैया? सोचता हूँ कि इसे गांव जाने से पहले बेच देता हूँ। ये सुनकर टीना गणेशी से कहती है, भैया क्या तुम इस ऑटो रिक्शा को मुझे नहीं दे सकते? मैं इसमें अपना छोटा मोटा ढाबा चला लूंगी। ऑटो रिक्शा में ढाबा? ख्याल तो अच्छा है, अगर तुम यही चाहती हो तो रख लो। इस तरह गणेशी अपना ऑटो रिक्शा टीना को देकर अपने गांव चला जाता है और टीना अपने सोने के कुछ गहने बेचकर ऑटो रिक्शा में ढाबा बना लेती है। क्यों माँ जी, कैसा लगा हमारा चलता फिरता ढाबा? बहुत ही अच्छा है बेटी, ईश्वर तुम्हें तरक्की दे। अब तो ईश्वर का ही भरोसा है माँ जी। ये कहकर टीना अपना ऑटो रिक्शा ढाबा लेकर घर से निकल लेती है और फिर चोटी वाला सेठ के ढाबे से कुछ दूर आकर सड़क किनारे रुक जाती है। वहाँ के कुछ लोग पहले से ही टीना को जानते थे और उनको टीना का बनाया खाना बहुत पसंद था, इसलिए टीना के वहाँ खड़े होते ही उसका ढाबा चलने लगता है। मैं भी कहूँ कि अब चोटी वाला सेठ का कड़ी चावल राजमा में जायका क्यों नहीं आ रहा था? मुझे क्या पता था अब उसके पास टीना काम नहीं करती। टीना बहन, सच में ही तुम्हारे हाथ का कढ़ी चावल राजमा खाकर उंगलियां चाटने को मन करता है। अब तो टीना का अपना ऑटो रिक्शा ढाबा खुल गया है बहन। अब तो तुम सब रोज ही हमारे हाथ का बना कढ़ी चावल राजमा खा सकते हो। कुछ ही दिनों में टीना का ऑटो रिक्शा ढाबा चलने लगता है और लोग चोटी वाला सेठ का कढ़ी चावल राजमा खाना ही बंद कर देते हैं। टीना जैसे ही अपना ऑटो रिक्शा ढाबा लेकर आती, उसके आते ही ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती, जबकि चोटी वाला सेठ घंटों आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की तरफ देखता रहता। तब जाकर कोई भूला भटका ग्राहक उसे फंसता। इसलिए चोटी वाला सेठ अब टीना को काम से निकालकर पछतावा करने लगता है। मैंने टीना को काम से निकालने से पहले सोचना चाहिए था मसाला डाल के। उससे ज्यादा लजीज खाना तो शायद ही कोई दूसरा बनाने वाला मिले। धीरे धीरे टीना का ऑटो रिक्शा ढाबा और अधिक अच्छा चलने लगता है और उसके पास पैसा बरसने लगता है। पैसा आते ही वो 1 से 2 और 2 से पूरे 4 ऑटो रिक्शा ढाबे तैयार करके उन पर नौकर रख लेती है और उन्हें शहर के अलग अलग स्थानों पर खड़ा करने लगती है। इस तरह उसकी आमदनी चौगुनी हो जाती है। उधर चोटी वाला सेठ का धंधा बंद होने की कगार पर पहुंच जाता है, इसीलिए वो टीना के पास जाकर कहता है, ए टीना, तुम अपना मोबाइल ढाबा कहीं और जगह लेकर रखो ना, यहाँ मेरा ढाबा डिस्टर्ब होता है मसाला डाल के। क्यों चोटी वाला सेठ, मेरा ऑटो रिक्शा ढाबा जिस सड़क पर खड़ा है वो सड़क तेरे बाप की है क्या? वो तेरे बाप का भी नहीं है मसाला डाल के। मैं तो बस तुझे समझा रहा हूँ, मान जाओगी तो तुम्हारा ही भला होगा, वरना पछताओगी मसाला डाल के।
चोटी वाला सेठ ये कहकर वहां से चला जाता है और फिर कुछ दिन बाद वो गांव के एक नामी गुंडे से मिलता है और उससे अपनी समस्या का समाधान करने को कहता है। देख लो शेरा, अगर तुम हमारा ही काम कर दोगे तो हम तुमको पूरा एक खोखा देंगे मसाला डाल के। तेरा ये काम आज ही हो जाएगा चोटी वाला सेठ। ये कहकर शेरा अपने आदमियों से कहता है, चलो बे गाड़ी तैयार करो, हमें उस कड़ी चावल राजमा वाली के ऑटो रिक्शा ढाबे की बैंड बजा कर आनी है। उसके कहते ही गाड़ी तैयार हो जाती है और फिर शेरा अपने आदमियों के साथ टीना के ऑटो रिक्शा ढाबे पर पहुंचकर उसे धमकी देते हुए कहता है, ए ओ टीना वीना, क्या नाम है तेरा? अपने इस ऑटो रिक्शा की चोटी वाला सेठ से ढाबे से दूर लेकर जा, समझी? ये तो यहीं लगेगा, आपके कहने से मैं इसे कहीं और क्यों लगाऊं? टीना की इस बात पर शेरा बदमाश को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों से कहता है, चलो बे, अब और इंतजार मत करो, इसके ऑटो रिक्शा ढाबे को मिट्टी में मिला दो और ये आगे आए तो इसको भी फोड़ डालो। शेरा के ये कहते ही उसके गुंडे टीना के ऑटो रिक्शा ढाबे पर टूट पड़ते हैं और टीना बीच में आती है तो उसकी भी पिटाई कर देते हैं। वे कुछ पल में सब बर्बाद करके वहां से चले जाते हैं। सत्यानाश हो इन बदमाशों का, मेरा सारा ढाबा तोड़ डाला। चोटी वाला सेठ, ये सब तूने कराया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। किस्मत से उसी दिन शेरा पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। ये पता चलते ही टीना बहुत खुश होती है और फिर पुलिस थाने जाकर चोटी वाला सेठ की शिकायत करती है। पुलिस ईमानदारी से कार्रवाई करते हुए उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह चोटी वाला सेठ का ढाबा तो हमेशा के लिए बंद हो जाता है, मगर टीना के ऑटो रिक्शा ढाबे